हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के। तो जो सबसे पहली चीज है, हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यानी उस कंपनी के जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसी टाइम हम उस कंपनी का ओनर बन जाते हैं। यस, ओनर। कई लोगों को ये काफी फनी लगता है बट दिस इज द फैक्ट। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का हमारे पास 1 शेयर हो या 1 लाख शेयर हो, हम भी उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, चाहे वो कितना भी माइन्यूट लेवल पे हो। तो जब हम किसी कंपनी के ओनर बन रहे हैं तो वो कंपनी क्या करती है, हमारे साथ अलग अलग तरीके से अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर सकती है। मतलब अब उस कंपनी का सक्सेस हमारा सक्सेस, उस कंपनी का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को कंपनी अलग अलग तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकती है। तो वो मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला मेथड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये वर्ड टफ है लेकिन इसका मतलब काफी सिंपल है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए के प्राइस पे किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, वो अगले साल 200 रुपए प्राइस हो जाता है उस शेयर का, तो ये जो डिफरेंस हुआ शेयर प्राइस का, तो इसी को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। तो एक तो पहला मेथड ये हो गया जिससे वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स देती है ऑन देयर कैपिटल। दूसरा, जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को बोनस और स्प्लिट देना पसंद करती है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद साबित होता है किसी भी शेयर होल्डर के लिए। तीसरा फायदा, शेयर मार्केट में कई कंपनीज ऐसी है जो अपने शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट पे कूपन या डिस्काउंट देना पसंद करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास बर्गर किंग का शेयर्स है तो वो अपने आउटलेट में 30 या 40% डिस्काउंट देती है टाइम टू टाइम। या फिर इंडिगो का हो तो फ्लाइट में मिल सकता है, या फिर टाटा की एक कंपनी है जिसकी अगर शेयर्स हो आपके पास तो ताज होटल में भी आपको 20 या 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे कुछ कंपनीज है जो अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिस्काउंट देकर बेनिफिट पहुंचाती है। एंड द लास्ट, जिसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके ऊपर डेडिकेटेड है, वो है डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पसंद करती है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिविडेंड। तो इस वीडियो में मैं डिविडेंड को A to Z अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि व्हाट इज डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, या फिर किस तरीके से डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है, या कौन से स्टॉक मार्केट में कंपनीज है जो डिविडेंड ज्यादा देना पसंद करती है, और भी काफी कुछ। बट एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कभी भी कोई डाउट ना बचे related to dividend। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड इज नथिंग, इट इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग टू देयर शेयर होल्डर्स। मतलब हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी हम उस कंपनी के शेयर होल्डर है, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना पसंद करती है। इसी को हम डिविडेंड कहते हैं, सिंपल। बट द क्वेश्चन इज कि कौन डिसाइड करता है कि अब इन्वेस्टर्स को कब, कितना और क्यों डिविडेंड देना है। तो इसका काफी सिंपल आंसर है। क्यों का तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हम उस कंपनी के इन्वेस्टर है, हमने उस कंपनी में ट्रस्ट दिखाया है, तो कंपनी एज अ रिवॉर्ड उस ट्रस्ट के लिए हमें टाइम टू टाइम ये डिविडेंड देना पसंद करती है। नाउ द सेकंड थिंग कि कौन डिसाइड करता है कि शेयर होल्डर्स को कब और कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो एज वी ऑल नो देयर इज नथिंग लाइक कंपनी। मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितना और कब डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को। बट यहाँ एक चीज जरूर याद रखना कि ऐसा नहीं है ये सारे डिसीजन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान शेयर होल्डर्स का भी होता है। ऐसे डिसीजन, बोनस, स्प्लिट या फिर डिविडेंड या इससे और भी कई डिसीजन होते हैं जो कंपनी लेती है, उसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होना काफी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, किसी केस में ज्यादातर शेयर होल्डर्स की किसी चीज पर डिस एग्रीमेंट हुआ तो वो कभी भी चीज अप्रूव नहीं होती है कंपनी में। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हम उसी टाइम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि डिविडेंड होता क्या है या कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्यों डिविडेंड देती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं। डिविडेंड कितने टाइप्स के होते हैं उससे पहले ये समझो, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अलग अलग तरीके से डिविडेंड दे सकती है, लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड, वो सिर्फ कैश डिविडेंड को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये कैश डिविडेंड क्या होता है? जब भी एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में उसके डिविडेंड के अमाउंट ट्रांसफर कर देती है, उसी को कैश डिविडेंड कहते हैं। सिंपल है। जनरली कैश डिविडेंड 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो तीनों को एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इंटरिम डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड देना पसंद करती है या उस समय अनाउंसमेंट करती है डिविडेंड का, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अगर आप में से किसी को ना पता हो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में या स्टॉक मार्केट में कह सकते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं।
दूसरा फाइनल डिविडेंड, ये भी काफी सिंपल है। जब भी कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है, अनाउंसमेंट करती है डिविडेंड का, उसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। एंड द लास्ट स्पेशल डिविडेंड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशल डिविडेंड उस डिविडेंड को कहते हैं जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल ओकेजन पे डिविडेंड देना पसंद करती है, उस टाइम को स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि कंपनी को कभी अनएक्सेप्शनल प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, या कंपनी ने अपने किसी एसेट्स को बेचा है और उससे जो पैसा आया है उसको कंपनी अपने किसी बिजनेस में नहीं लगा रही है, अगर लगाने का कोई प्लान ना हो तो उस पैसे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो वो भी स्पेशल डिविडेंड में काउंट हो जाता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसको हम स्पेशल डिविडेंड कह सकते हैं। अब यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना, ये जो डिविडेंड की मैं बात कर रहा हूँ ये कंपनी पे पूरा डिपेंडेंट रहता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कब, कितना और क्यों डिविडेंड देगी। इसमें सेबी का कुछ भी रूल नहीं होता, कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे भी सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं भी दे सकती है। इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखना, ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी सेबी का रूल नहीं है। बट हाँ, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया और उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया तो उस पर सेबी के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर पेनल्टी अच्छी खासी लगती है कंपनी पर। तो अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें मैं डिविडेंड कैलकुलेशन और डिविडेंड यील्ड परसेंटेज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले डिविडेंड कैलकुलेशन, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी हो बुक वैल्यू वाली, तो उसमें मैंने फेस वैल्यू को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था फेस वैल्यू की हेल्प से ही डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो है, काफी अच्छे तरीके से बुक वैल्यू को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हर कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मोस्टली ये 1 से 10 के बीच में इसकी रेंज होती है फेस वैल्यू की। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास कोई XY लिमिटेड कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है या किसी वेबसाइट पे आप देखोगे तो लिखा रहता है इस कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया या इस कंपनी ने 30 या 40% डिविडेंड दिया। बट द क्वेश्चन इज 40% ऑफ व्हाट या 30% ऑफ व्हाट, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना रुपए वो कंपनी डिविडेंड दे रही है? तो इसका काफी सिंपल आंसर है 40% ऑफ फेस वैल्यू। तो जब भी आपका डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी ये पता करना हो तो उस कंपनी के फेस वैल्यू से आप ये पता कर सकते हैं वो कंपनी कितना रुपए डिविडेंड दे रही है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमने जो कंपनी मानी थी एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी और मान लेते हैं वो कंपनी डिविडेंड दे रही है 40%, तो 40% ऑफ फेस वैल्यू कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 4 रुपीज आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू 4 रुपए आई ये बता रहा है कि उस कंपनी में जो शेयर होल्डर थे उनको पर शेयर पे 4 रुपए मिलेगा। यानी मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई जो कंपनी हमने एग्जांपल के लिए लिया था उस कंपनी का मेरे पास 500 शेयर है और पर शेयर पे 4 रुपए मिल रहा है, यानी एज अ डिविडेंड मुझे 2000 रुपए मिलेगा। इसलिए डिविडेंड को भी एज अ पैसिव इनकम माना जाता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन साथ ही साथ एज अ बोनस कह सकते हो या कुछ भी कह लो, डिविडेंड मिलता रहता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। नाउ द सेकंड थिंग, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहां नोटिस करोगे हर कंपनी की एक डिविडेंड यील्ड परसेंटेज मेंशन हुई रहती है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ज्यादा है हमें उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपने ये भी नोटिस किया होगा कई बार बहुत अच्छी कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज काफी कम होता है एज कंपेयर टू किसी बेकार कंपनी से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा या कौन सी कंपनी हमें ज्यादा डिविडेंड दे रही है? तो यही सारी चीजें हमें डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की हेल्प से पता चलता है, जो कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की हेल्प से हम किसी भी दो कंपनी को कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है। बस यहाँ एक चीज याद रखना, दोनों कंपनी सेम सेक्टर की होनी चाहिए। तो इसको काफी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास कोई दो कंपनी है ए एंड बी। कंपनी ए जो है वो 10 रुपए डिविडेंड दे रही है और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है यानी CMP 200 रुपए है, एंड कंपनी बी जो है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को 20 रुपए दे रही है और उसकी जो CMP है यानी करंट मार्केट प्राइस वो 500 रुपए है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय CMP मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस कंपनी के कितना डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी ए का जो है वो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 5% है और कंपनी बी का 4% है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी ए का कंपनी बी के कंपैरिजन डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ज्यादा है। बट डू यू रियली थिंक
ये इतना आसान है? मैं हमेशा वही कहता हूं, स्टॉक मार्केट में जो दिखता है वो नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो सच में हर कोई बहुत पैसा बनाने लग जाता। आप भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, 2 कंपनी 3 कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देखते हैं और जिसका ज्यादा रहता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में आप देख सकते हो जो सीएमपी है, जो शेयर प्राइस है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट में कई बार किसी कंपनी का फेज गंदा चलता है। तो फेज गंदा चलता है कहने का मतलब यह है कि कई बार किसी कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस 1 महीने से या 2 महीने से फॉल होता रहता है। तो जैसे जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम होता जाएगा तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ऑटोमेटिक ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में शेयर प्राइस डेनोमिनेटर में आता है। तो ये मैंने बस एक केस दिया है जिससे मैं ये बता रहा हूं कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में जो वैल्यू दिखती है वो हमेशा सच नहीं होता, उसके पीछे के रीजन हमें हमेशा समझना है। तो जब भी आप डिविडेंड यील्ड परसेंटेज या डिविडेंड जैसी कोई चीजें देखो तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं जो अभी मैं सारी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेजर रीजन मैंने बता दिया कि शेयर प्राइस पे जरूर ध्यान देना है और जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का ग्रोथ देखना है, पिछले 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में कैसा परफॉर्म कर रही है। एक और टर्म है डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो जब भी आप कहीं देखोगे तो आप ये समझ जाना, इसकी वैल्यू हमें ये बताता है कि वो जो कंपनी है वो अपने नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ एज अ डिविडेंड शेयर कर रही है। इसी वैल्यू को हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहीं डिविडेंड पे आउट रेशियो की वैल्यू 0 देखते हो तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। पहला, या तो वो कंपनी पूरा का पूरा अपना इनकम एज अ डिविडेंड बांट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स में और कहीं पैसा नहीं लगा रही है, या दूसरा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे ही नहीं रही है, तभी डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है। फाइनली अब चलते हैं वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं आप किसी कंपनी के डिविडेंड के लिए कब एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको किसी कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहना है तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो डिविडेंड के लिए हम कब एलिजिबल है, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट में 2 तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, कॉमन शेयर होल्डर और प्रीफर्ड शेयर होल्डर। तो हम जो होते हैं, हम सारे के सारे आपके और मेरे जैसे लोग कॉमन शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉमन शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहते हैं, किसी भी कंपनी के। बस उनको 2 से 3 चीजों को ध्यान में रखना होता है, यानी कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। अगर उसको ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहते हो। तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उस समय 4 डेट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। काफी इजी है, एक एक लाइन के फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला, अनाउंसमेंट डेट। अब नाम से ही पता चल रहा है, जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को के लिए डिविडेंड अनाउंस करती है उसी को हम अनाउंसमेंट डेट कहते हैं। यूजली जो ये अनाउंसमेंट डेट है वो रिकॉर्ड डेट से 30 दिन पहले होती है। तो दूसरा, रिकॉर्ड डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर आप किसी कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि उस कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट होगा, जो कंपनी का रिकॉर्ड डेट होगा डिविडेंड के लिए, उस दिन आपके डीमेट अकाउंट में जरूर उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। दोबारा सुनो, अगर किसी कंपनी ने 30 तारीख को रिकॉर्ड डेट रखा है तो 30 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होना बहुत जरूरी है उस कंपनी का, क्योंकि ये वो तारीख रहती है जिस दिन कंपनी अपने बुक्स में रिकॉर्ड्स बनाती है कि किस किस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। तो चाहे आप 10 दिन पहले शेयर्स खरीदो या 1 महीना पहले या 1 साल पहले, पॉइंट यह है कि रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में जरूर वो कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगला, एक्स डिविडेंड डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितना रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्स डिविडेंड डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझाने से पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, अगर आप लोग को ना पता हो तो इंडिया में होता क्या है कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इंडिया में एक T+2 का कंसेप्ट चलता है, T+2 डेज। तो हम जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो T+2 डेज लगते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में उस शेयर्स को आने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। होता क्या है कि जिस दिन कंपनी का रिकॉर्ड डेट रहता है उससे 2 दिन पहले उस कंपनी का एक्स डिविडेंड डेट होता है। अब 2 दिन पहले क्यों होता है? इसी के लिए होता है क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में शेयर जाने में 2 दिन लग जाते हैं, T+2 डेज। इसलिए अगर आपने एक्स डेट के बाद में खरीदा किसी कंपनी के शेयर्स को तो वो आपके रिकॉर्ड डेट के दिन तक आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप उस कंपनी के डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है वो 3 सितंबर का है तो उस कंपनी का जो एक्स डिविडेंड डेट होगा वो 1 सितंबर का रहेगा। तो अगर आपने 1 तारीख से पहले शेयर्स खरीदे तो T+2 डे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके डीमेट में शेयर्स आ जाएंगे 3 तारीख से पहले या 3 तारीख को, इसलिए आप उस कंपनी के शेयर्स डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना जब भी डिविडेंड की बात होगी। एंड द लास्ट, पेमेंट डेट, जो कि काफी सिंपल है।
कि जिस दिन कंपनी डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर कर देती है आपके प्राइमरी अकाउंट में जो आपके डीमैट से अटैच रहता है, उसको हम पेमेंट डेट कहते हैं। वैसे पेमेंट डेट का कोई फिक्स डेट नहीं होता कि इसी दिन आपको मिलेगा, ये यूजुअली 20 से 30 दिन कह सकते हो या कभी कभार 1 महीने से ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड डेट को पार कर लिया है, फिर उसके बाद आप चाहो तो उस कंपनी के शेयर्स बेच भी सकते हो, फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को याद रखना। तो वीडियो को खत्म करने से पहले कईयों के माइंड में डिविडेंड से रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स होते हैं, 2 से 3 डाउट्स होते हैं, जिसको मैं लास्ट अभी डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो पहला, क्या सारी कंपनियां डिविडेंड देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। चाहे तो कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है और चाहे तो कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को ना भी दे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये पूरी उनकी मर्जी होती है। बट ऐसा नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है वो कंपनी बेकार हो चुकी है। क्या पता वो कंपनी अपने डिविडेंड वाला पैसा अपने R&D में यूज करना चाहती हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ में और लगाना चाहती हो, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज करना चाहती हो। तो ऐसा कभी जज मत करना कि ये कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो कंपनी खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन, क्या जो कंपनी डिविडेंड देती है क्या वो टैक्सेबल होता है? आंसर इज यस। पहले डिविडेंड जो हुआ करता था वो टैक्सेबल नहीं होता था, बट अब सारी जो डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। ये सेबी ने रूल बदल दिया है। तो इसके ऊपर हम डेप्थ में कभी और डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए। अभी बस इतना याद रखना, आपका जो इनकम स्लैब होता है उस पर डिपेंड करता है ये टैक्स। तीसरा क्वेश्चन जो यूजुअली कई लोग पूछते हैं, बेस्ट स्टॉक फॉर डिविडेंड इन शेयर मार्केट। तो इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं जो डिविडेंड ज्यादा देती है एज कंपेयर टू अदर कंपनी इन शेयर मार्केट। बट अगेन, डिविडेंड को देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, इस चीज को हमेशा याद रखना। डिविडेंड कोई कंपनी बहुत ज्यादा दे रही है, उसका बेकार रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि उस कंपनी को अपना पता ही नहीं है कि कहां पैसा लगाना है, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, ये भी रीजंस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है यानी वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट कर देना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर भी मैं 2-4 नाम बता देता हूं जो डिविडेंड के लिए काफी अच्छी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। तो जैसे कि BPCL, ITC, TCS, इन्फोसिस, IOC, इंडियन ऑयल कंपनी, कोयल इंडिया, HUL, हिंदुस्तान जिंक, ऐसी कई कंपनियां हैं जो काफी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले इतना ही कहूंगा, अगर हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर कुछ ऐसी कंपनी रखना जो अच्छा डिविडेंड देती हो, जिनका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज काफी ठीक हो, क्योंकि डिविडेंड जो है लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद साबित होता है। ये शॉर्ट टर्म में कईयों को पता नहीं चलता, 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए नहीं पता चलता है पर शेयर पे, बट लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे डिविडेंड काफी वैल्यूएबल साबित होता है। आप चाहो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो या गूगल पे पावर ऑफ डिविडेंड, आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। कई यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखी होगी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के एग्जांपल्स लेकर। मैं वो सारे एग्जांपल्स में यकीन नहीं रखता इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, बट यस, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि पावर ऑफ डिविडेंड क्या होता है। तो प्लीज ऐसी कंपनीज पे भी जरूर फोकस करना जो डिविडेंड काफी अच्छा देती हो। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमेशा कहता हूं कर दिया करो, काफी अच्छा लगता है। कमेंट कर सकते हो, अपने फीडबैक दे सकते हो, जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।